हालांकि अस्पताल में भर्ती होने के पहले खर्चों के लिए कवर की अवधि अलग अलग बीमा कंपनी के मामले में अलग अलग होगी और ये पॉलिसी की निर्धारित होती है। सबसे आम कवर अस्पताल में भर्ती होने के डैश के लिए होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है कि अगर किसी का भी हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो ऐसे केसेस में सबसे आम कवर अस्पताल में भर्ती होने का कितने दिन का होता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है 30 दिन का होता है। कि आप सभी जानते हैं कि जितना भी जो दिन होते हैं, कितने दिन के लिए जो है आपकी हेल्थ को जो है कवर करेगी एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, तो नॉर्मली आप देखेंगे 30 दिन का जो होता है हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चों को कवर किया जाता है। नेक्स्ट, IRDA पॉलिसी धारकों के हित संरक्षण विनियम 2002 अनुसार जीवन बीमा पॉलिसी के तहत दावे को भुगतान या उस विवाद सभी प्रासंगिक कागजात और आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त होने की तिथि से डैश के भीतर बताया जाएगा। तो दोस्तों IRDA के नियम के अनुसार अगर कोई भी इंश्योरेंस क्लेम होता है या फिर कोई विवाद हो जाता है, यहाँ पे मान लेते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि हम जो है क्लेम नहीं देंगे और हमें लगता है कि हमें क्लेम मिलना चाहिए, तो ऐसे केसेस में जब हम लोग कोई भी केस फाइल करते हैं तो कितने दिन के अंदर अंदर जो है हमें उसका स्पष्टीकरण मिल जाना चाहिए नियमों के अनुसार। तो ऑप्शन दिया है 1 7 दिन, 2 15 दिन, 3 30 दिन, 4 30 दिन 45 डेज। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है 30 दिन। 30 दिन के अंदर अंदर जो है हमें इसका स्पष्टीकरण जो है प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट, नीचे बीमित व्यक्ति के मृत्यु की स्थिति में सभी लाभार्थियों द्वारा सामान्य मृत्यु दावे के प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों को एक सूची दी गई है। बेमेल चुनिए कि केवल दुर्घटना मृत्यु के मामले में अतिरिक्त दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि हमें इंश्योरेंस कंपनी को जमा करने होते हैं। तो यहाँ पे सवाल में पूछा गया है कि अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना के अंतर्गत जो है मृत्यु हुई है तो ऐसे में कौन सा जो है एक डॉक्यूमेंट है जो कि आवश्यक रूप में होना चाहिए। ऑप्शन है 1 तहकीकात की रिपोर्ट, 2 दावा पत्र, 3 दफन या दाह संस्कार का प्रमाण पत्र, 4 अस्पताल का प्रमाण पत्र। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है तहकीकात की रिपोर्ट होनी ज़रूरी है, क्योंकि जब भी कोई एक्सीडेंट वाला केस होता है तो उसका जो है पूरा इंक्वायरी बैठता है, FIR होता है, तो उसका जो रिपोर्ट है वो भी शामिल होगा तो ही जो है क्लेम दिया जाता है। बाकी रही बात कि अस्पताल हो या फिर दफन या दाह संस्कार का प्रमाण पत्र तो हर किसी को मिल जाता है, बट एक्सीडेंट के केस में जो है ये तहकीकात की रिपोर्ट भी होनी ज़रूरी है। सवाल है, शंकर ने एक 10 वर्षीय यूनिट लिंक्ड बीमा योजना खरीदी है। अगर पॉलिसी परिपक्व होने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है तो इनमें से क्या भुगतान किया जाएगा। ऑप्शन है 1 बीमा धन या फंड मूल्य जो भी कम हो, 2 बीमा धन या फंड मूल्य जो भी अधिक हो, 3 भुगतान किए गए प्रीमियम बैंक की बचत जमा राशि की तुलना में 2% अधिक ब्याज दर की दर के साथ वापस किया जाएगा, 4 संपूर्ण मूल्य। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है कि बीमा धन या फंड मूल्य जिसमें जो अधिक हो वो दिया जाएगा। अब यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी क्योंकि मार्केट में जो है पैसे को निवेश करती है तो हो सकता है कि फंड मूल्य की जो अमाउंट है वो 11 लाख हो, वहीं पे अगर जो बीमा कवर है वो केवल 10 लाख है, तो ऐसे केस में जो फंड मूल्य क्योंकि ज़्यादा अमाउंट है वो जो है रिलीज़ कर दिया जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। दावों को वर्गीकरण शीघ्र या गैर शीघ्र के आधार पे बेमेल विकल्प को चुनें। यानी कि यहाँ पे जो जितने आपको ऑप्शन दिए गए हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सबसे अलग है उसको आपको चुनना है। ऑप्शन है 1 मियादी बीमा योजना खरीदने के 6 महीने के भीतर जो है रम्या की मृत्यु हो जाती है, 2 मियादी बीमा योजना खरीदने के 1.5 वर्ष के भीतर मनोज की मृत्यु हो जाती है, 3 मियादी बीमा योजना खरीदने के 2.5 वर्ष के अंदर डेविड की मृत्यु हो जाती है, 4 मियादी बीमा योजना खरीदने के 5.5 वर्ष के भीतर प्रवीण की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन 4 मियादी बीमा योजना खरीदने के 5.5 वर्ष के बाद जो है प्रवीण की मृत्यु हो जाती है। आप देखेंगे ऊपर दिए गए तीनों ऑप्शंस में जो है मृत्यु 3 वर्ष के अंदर अंदर होती है, तो ये जो होती हैं शीघ्र मृत्यु की क्राइटेरिया में आती हैं। वहीं पे 3 वर्ष के बाद जितनी भी मृत्यु होते हैं वो जो होते हैं गैर शीघ्र के क्राइटेरिया में आते हैं, इसलिए इन चारों ऑप्शन में से सबसे अलग ऑप्शन जो है ऑप्शन 4 कहलाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नीचे दिए गए कौन से मृत्यु दावे को एक शीघ्र मृत्यु दावे में माना जाएगा। ऑप्शन दिए हैं 1 अगर पॉलिसी अवधि के 3 वर्षों के भीतर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है, 2
अगर पॉलिसी अवधि के 5 वर्षों के भीतर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है। 3, अगर पॉलिसी अवधि के 7 वर्षों के भीतर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है। 4, अगर पॉलिसी अवधि के 10 वर्षों के भीतर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 1 कि अगर पॉलिसी अवधि के 3 वर्षों के भीतर अगर किसी की मृत्यु होती है तो वो जो है शीघ्र मृत्यु माना जाएगा, वरना बाकी जितनी भी मृत्यु होते हैं अगर 3 वर्ष के बाद होते हैं तो गैर शीघ्र में आते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक कार दुर्घटना में प्रवीण की मृत्यु हो गई। लाभार्थी मृत्यु दावे के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं। नीचे दिए गए स्वे दस्तावेजों के एक अतिरिक्त दस्तावेज है जो स्वाभाविक मौत के तुलना में दुर्घटना मृत्यु के मामले में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। ठीक इसी तरह का एक सवाल अभी मैंने रिसेंटली आपके साथ डिस्कस किया था, तो आप देखें कि इसमें से ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो कि दुर्घटना में हुई मृत्यु के कारण में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1, दफन या दाह संस्कार का प्रमाण पत्र। 2, इलाज करने वाले चिकित्सक का प्रमाण पत्र। 3, नियोक्ता का प्रमाण पत्र। 4, तहकीकात का रिपोर्ट। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन 4 है वो सही जवाब है। तहकीकात की रिपोर्ट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट होती है अगर दुर्घटना में मृत्यु होती है तो। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। महेश ने गंभीर बीमारी राइडर के साथ एक जीवन बीमा पॉलिसी खरीदी है। उसने करण के पक्ष में पॉलिसी का पूर्ण समुनिर्देशन दिया हुआ है। महेश को दिल का दौरा पड़ता है और गंभीर बीमारी राइडर के तहत 50,000 रुपये का एक दावा उत्पन्न होता है। इस मामले में भुगतान किसे किया जाएगा? तो जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, महेश ने जो है समुदेशन का पूरा जो भी अमाउंट मिलता है इस पॉलिसी से उसका पूरा जो हकदार होता है वो करण को बनाया है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाती है और उसके चलते जो है उन्हें 50,000 रुपये की राशि अगर रिलीज़ भी की जाती है तो वो जो है करण के नाम पे जो है रिलीज़ की जाएगी, ना कि महेश के। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केस जीवन बीमा कंपनी द्वारा अस्वीकृत या स्थगित किए जाने की संभावना है? ऑप्शन दिए हैं। 1, 18 वर्षीय स्वस्थ व्यक्ति। 2, एक मोटा व्यक्ति। 3, एड्स से पीड़ित व्यक्ति। 4, गृहिणी जिसकी अपनी कोई आय नहीं है। तो इसका जो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन 3, एड्स से पीड़ित व्यक्ति की जो बीमा की अगर कोई भी क्लेम होती है उसको रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक जोखिम का एक उदाहरण है? तो नैतिक जोखिम क्या होता है ये मैं इसका जो है आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगा। पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। 1, स्टंट करने के दौरान स्टंट कलाकार की मौत हो जाती है। 2, अत्यधिक मात्रा में शराब पीने वाला व्यक्ति क्योंकि वह बीमा धारक है। 3, प्रीमियम भुगतान के चूक करने वाला बीमा धारक। 4, पॉलिसी दस्तावेजों को झूठी जानकारी देने वाला प्रस्तावक। तो दोस्तों यहाँ पे नैतिक जोखिम की बात की गई है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि जब हम लोग जो है हेलमेट पहनते हैं तो हम लोग और ज़्यादा सेफ फील करते हैं, इसलिए और ज़्यादा तेज़ी से गाड़ी चलाते हैं, जो कि गलत बात है। ठीक इसी तरह से कुछ लोग होते हैं जो कि उन्होंने जीवन इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी होती है, इसलिए अब वो ज़्यादा रिस्क लेने के लिए जो है रेडी रहते हैं। तो यहाँ पे जो है दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे एक व्यक्ति क्योंकि वो बीमा धारक है इसलिए और ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो शराब पीने लगता है, तो वो जो है एक नैतिक जोखिम का उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चिकित्सा बीमा लेखन के आनुवंशिकता इतिहास का महत्व क्यों दिया जाता है? कि जब भी हम लोग जो है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो हमारे पेरेंट्स के बारे में पूछा जाता है कि कहीं मम्मी पापा में से किसी को डायबिटीज़ तो नहीं था या ब्लड प्रेशर का कोई इशू तो नहीं है। तो ये क्यों पूछा जाता है? ऑप्शन दिया है। 1, अमीर माता पिता के बच्चे स्वस्थ होते हैं। 2, कुछ बीमारियां माता पिता से संतानों में जा सकती है। 3, गरीब माता पिता के बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं। 4, पारिवारिक परिवेश एक महत्वपूर्ण कारक होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है दूसरा वाला कि अमीरी गरीबी से नहीं, कुछ बीमारियां होती ही ऐसी हैं जो कि माता पिता से डायरेक्टली जो है संतानों में आ जाती है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प बीमा कंपनी के बीमा लेखक की भूमिका को दर्शाता है? कि बीमा लेखक यानी कि अंडरराइटर जो होता है उसका क्या रोल होता है ये पूछा गया है। 1, दावों की कार्यवाही करना। 2, जोखिमों की स्वीकार्यता के संबंधित निर्णय लेना। 3, उत्पाद डिज़ाइन आर्किटेक्ट। 4, ग्राहक संपर्क प्रबंधक। तो दोस्तों यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा बीमा लेखक या अंडरराइटर क्या करता है। जो भी इंश्योरेंस एजेंट जानकारी देता है कि एक व्यक्ति के बारे में कि इसकी एज इतनी है, ये स्मोकिंग करता है, ये हो सकता है माइन में काम करता है, तो ये सारी जानकारियों को एक बीमा लेखक जो है पढ़ता है और डिसाइड करता है कि इस व्यक्ति को क्या मैं इंश्योरेंस पॉलिसी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो जोखिमों की स्वीकार्यता संबंधी निर्णय लेने का काम जो होता है वो एक बीमा लेखक का काम होता है।
नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इनमें से कौन सा बीमा लेखन का निर्णय नहीं होता है, कि एक बीमा लेखक यहाँ पे निर्णय नहीं लेता। ऑप्शन है, 1 मानक दरों पर जोखिम स्वीकृति, 2 जोखिम का अस्वीकरण, 3 जोखिम का स्थगन, 4 दावा अस्वीकरण। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ऑप्शन 4 है, दावा अस्वीकरण। कि यहाँ पे किसी व्यक्ति को इंश्योरेंस पॉलिसी देनी है या नहीं देनी है, ये सब काम तो जो है बीमा लेखन का होता है। वहीं पे अगर एक बार इंश्योरेंस क्लेम आ जाए, उसके बाद उसको जो है स्वीकृत करना है या नहीं स्वीकृत करना है, ये काम जो है बीमा लेखन का नहीं होता है। उसके लिए जो है एक अलग सा डिपार्टमेंट है, क्लेम डिपार्टमेंट जिसे कहते हैं, जो कि निर्णय लेता है कि किसी व्यक्ति को क्लेम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। इनमें से कौन सा एक मानक आयु प्रमाण नहीं है। 1 पासपोर्ट, 2 विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र, 3 जन्म कुंडली, 4 जन्म प्रमाण पत्र। तो दोस्तों इसमें से ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसे कि आप एक वैलिड बर्थ सर्टिफिकेट या फिर आयु प्रमाण पत्र की तरह नहीं यूज़ कर सकते। इसमें जो है ऑप्शन 3 जो है करेक्ट है, कि जन्म कुंडली में भले ही डेट मेंशन होता है, बट ये जो है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट नहीं होता, इस वजह से ये जो है एक मानक आयु प्रमाण पत्र नहीं कहलाएगा। बीमा योग्य हित के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। दोस्तों बीमा योग्य का मतलब होता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट या फिर बीमा योग्य हित से अगर आप मैं एग्जांपल में बताऊं कि आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट हमेशा आपकी जो नज़दीकी चीज़ें होती हैं उस पर रहती है। जैसे कि मान लेते हैं आपके घर के ऊपर आप जो है इंश्योरेंस कराते हैं, आपकी गाड़ी के ऊपर इंश्योरेंस कराते हैं, कई बार बच्चों के ऊपर या फिर बीवी के ऊपर भी जो है आप इंश्योरेंस कराते हैं। बट कभी भी आपने क्या अपने पड़ोसी की कार के ऊपर इंश्योरेंस कराया है? जी नहीं। ठीक उसी तरह से क्या आप अपने दोस्त का इंश्योरेंस कराते हैं? जी नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो है आपका बीमा योग्य हित मौजूद नहीं रहता है। तो ये जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा है जिसमें आपका जो है बीमा योग्य हित मौजूद नहीं है। ऑप्शन है 1 अपने पुत्र के लिए पिता द्वारा बीमा पॉलिसी लेना, 2 पति पत्नी द्वारा एक दूसरे के लिए बीमा लेना, 3 मित्रों द्वारा एक दूसरे के लिए बीमा लेना, 4 नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों के लिए बीमा लेना। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन 3 है वो जो है करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मित्र जो होते हैं वो एक दूसरे के लिए बीमा नहीं लेते हैं। वहीं पे जो ऊपर के 3 ऑप्शंस हैं ये आप जो है अपने डेली लाइफ में भी देखेंगे कि कई बार जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो अपने एम्प्लॉई के लिए जो है वो इंश्योरेंस लेते हैं, पति पत्नी एक दूसरे के लिए लेते हैं, अपने पिता जो हैं पुत्र के लिए लेते हैं, बट दोस्त जो हैं एक दूसरे के लिए बीमा नहीं लेते। आइए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे सवाल दिया हुआ है कि घोड़े से गिरने के कारण अजय की जो है पीठ टूट जाती है, जल में पड़े रहने के कारण उसे निमोनिया हो जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती किया जाता है और वहाँ पे निमोनिया के कारण जो है वो मर जाता है। तो दोस्तों इस सवाल में आपसे पूछा गया है कि उनकी मृत्यु का सबसे नज़दीकी कारण क्या है वो पता लगाएं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन है 1 निमोनिया, 2 टूटी हुई पीठ, 3 घोड़े से गिरना, 4 शल्य चिकित्सा। दोस्तों अगर आप इन चारों ऑप्शंस को देखेंगे तो आपको लगेंगे ये चारों ही ऑप्शंस सही है। बट अगर आपसे पूछा जाए कि अजय की जो ये मृत्यु हुई है इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, तो दोस्तों उसका सबसे बड़ा कारण है घोड़े से गिरना। क्योंकि जब घोड़े से वो व्यक्ति गिरा उसके बाद जो है बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ हुई, उसके चलते जो है वो मर गया। तो जो सबसे बड़ा कारण या फिर सबसे नज़दीकी कारण जो है वो घोड़े से गिरना होगा। आइए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल है निम्न कार्यों में से कौन सा परम सद्भाव के सिद्धांत को बताता है। परम सद्भाव को जो है हम लोग एक तरफ से अटमोस्ट गुड फेट भी कहते हैं। जब भी हम लोग कभी भी किसी चीज़ का इंश्योरेंस कराते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हम उस चीज़ के बारे में पूरी सही जानकारी जो है इंश्योरर को दें। कि ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों कि हम किसी का जो है इंश्योरेंस करा रहे हैं, उस व्यक्ति को डायबिटीज़ है और हम जो है वहाँ पे इंश्योरेंस के फॉर्म में लिख रहे हैं कि कंप्लीटली हेल्दी है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं दोस्तों जो कि जीवन बीमा कंपनियां जो होती हैं वो डायरेक्टली जो है पता लगा सकती हैं। कुछ चीज़ें हैं जिसका वो पता नहीं लगा सकती, बट इसका ये मतलब नहीं कि जिस चीज़ का पता वो नहीं लगा सकती उसको जो है हम आगे आके नहीं बताएं। जैसे कि अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है और वो जो है वहाँ पे मेंशन ना करे तो हो सकता है जीवन बीमा कंपनी जो है उस समय ना पता लगा पाए, बट जब क्लेम का वक्त आता है तो इस चीज़ का खुलासा होकर रहता है और उस समय जो है क्लेम मिलने में प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों यहाँ पे सवाल में पूछा गया है निम्न कार्यों में से कौन सा परम सद्भाव के सिद्धांत को बताता है। ऑप्शन है 1 बीमा प्रस्ताव फॉर्म में ज्ञात चिकित्सा स्थितियों के बारे में नहीं बताना, 2 बीमा प्रस्ताव फॉर्म में ज्ञात महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा नहीं करना, 3
बीमा प्रस्ताव फॉर्म में ज्ञात महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा करना। 4 समय पर प्रीमियम भुगतान करना। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन 3 है वो करेक्ट आंसर है, बीमा प्रस्ताव फॉर्म में ज्ञात महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा करना। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, HLV की धारणा किसने आविष्कार की थी? ऑप्शन दिया है यहाँ पे, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, 2 वॉरेन बफेट, 3 प्रोफेसर ह्यूबनर, 4 जॉर्ज सोरस। दोस्तों ह्यूमन लाइफ वैल्यू या फिर HLV का जो कॉन्सेप्ट है ये हमें इसे पता करने में मदद करता है कि एक व्यक्ति को कितने इंश्योरेंस कवर की आवश्यकता है, और इसका आविष्कार दोस्तों प्रोफेसर ह्यूबनर ने किया था। दोस्तों सवाल है, अप्रत्याशित घटनाओं से सुरक्षा की दृष्टि में आप इनमें से किसे सुझाएंगे? ऑप्शन है बीमा, 2 बैंक FD जैसे लेन देन संबंधी उत्पाद, 3 शेयर, 4 ऋण पत्र। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है बीमा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक तथ्य का सटीक स्पष्टीकरण प्रदान करता है कि जीवन बीमा हेतु वृद्ध व्यक्तियों की तुलना में युवा लोगों को जो है कम प्रीमियम प्रभावित किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपसे सवाल जो है पूछा गया है कि जो व्यक्ति युवा है उसको जो है कम प्रीमियम क्यों देना पड़ता है, वहीं पे वृद्ध व्यक्तियों को ज़्यादा प्रीमियम क्यों लगता है? ऑप्शन है यहाँ पे, 1 अधिकांश युवा लोग आश्रित होते हैं, 2 वृद्ध व्यक्तियों में अधिक भुगतान की क्षमता होती है, 3 मृत्यु दर आयु से जुड़ी होती है, 4 मृत्यु दर आयु से उल्टी तरह होती है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है कि मृत्यु दर जो है आयु से जुड़ी होती है, और यही कारण है कि जो यंग लोग होते हैं, जो युवा व्यक्ति हैं, उनको कम इंश्योरेंस लगता है, और जो व्यक्ति जो है थोड़े बुजुर्ग होते हैं उनको ज़्यादा इंश्योरेंस का पैसा देना होता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम, वित्तीय नियोजन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कब है, कि हमें कब जो है इन्वेस्ट करना चालू करना चाहिए? ऑप्शन है, 1 सेवानिवृत्ति के बाद, 2 जैसे ही कोई अपना पहला वेतन पाता है, 3 विवाह के बाद, 4 केवल धनी होने के बाद। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2, जैसे ही कोई अपना पहला वेतन पाता है उसी समय से जो है उसे वित्तीय नियोजन या फिर इन्वेस्टमेंट चालू करना चाहिए। सवाल है, जीवन के किस चरण में कोई व्यक्ति पूर्व बचतों को सर्वाधिक महत्ता देता है? ऑप्शन है यहाँ पे, 1 सेवानिवृत्ति के बाद, 2 कमाने वाला, 3 शिक्षार्थी, 4 हाल ही में विवाहित। तो दोस्तों जो पूर्व बचतों की सर्वाधिक महत्ता जो है वो किसी भी व्यक्ति की सेवानिवृत्ति के बाद जो होती है तब पता चलती है। तो इसका जो सही जवाब है वो है सेवानिवृत्ति के बाद। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, निवेश समय सीमा और प्रतिफल के बीच में क्या संबंध है? ऑप्शन है, 1 दोनों किसी भी तरह संबंधित नहीं है, 2 बड़ी निवेश समय सीमा अधिक प्रतिफल, 3 बड़ी निवेश समय सीमा कम प्रतिफल, 4 बड़ी निवेश समय सीमा पर प्रतिफल पर अधिक कर। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है बड़ी निवेश सीमा में जो है आपको अधिक प्रतिफल मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जितना जो है समय सीमा ज़्यादा रहेगा किसी भी इन्वेस्टमेंट का, आप जानते हैं उसमें जो है इंटरेस्ट जुड़ता रहेगा, और कहीं ना कहीं जो है आपको इस हिसाब से जो है ज़्यादा प्रतिफल देखने को मिलेगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल है, निम्न में से कौन सा आकस्मिकता उत्पादों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है, कि इनमें से किसको जो है आप इमरजेंसी यूज़ में जो है कैटेगराइज कर सकते हैं? ऑप्शन है, 1 बैंक जमा राशियाँ, 2 जीवन बीमा, 3 शेयर, 4 बॉन्ड। तो दोस्तों आप जानते हैं कि आकस्मिकता जब होती है, जब इमरजेंसी होती है, तो इन चारों उत्पादों में से हमें जीवन बीमा जो है सबसे ज़्यादा मदद प्रोवाइड करती है। तो जीवन बीमा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा धन संचय उत्पादों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इनमें से ऐसे उत्पाद का नाम आपको बताना है जिससे कि हम लोग धन संचय करते हैं, धन का जो है इन्वेस्ट करते हैं। ऑप्शन है, 1 बैंक जमा राशियाँ, 2 जीवन बीमा, 3 साधारण बीमा, 4 शेयर। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है 4 शेयर, कि बाकी सब चीज़ों में जो है हम लोग धन संचय नहीं करते, बल्कि शेयर जो है एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें जो है हम लोग धन संचय कर पाते हैं जिससे। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, आजीवन बीमा का प्रीमियम भुगतान टर्म बीमा के प्रीमियम भुगतान की तुलना में डैश होता है। ऑप्शन है, 1 अधिक, 2 कम, 3 बराबर,
4 बहुत अधिक। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आजीवन बीमा जो होती है उसे हम लोग होल लाइफ भी कहते हैं, वहीं पे जो टर्म बीमा है उसे हम लोग टर्म इंश्योरेंस कहते हैं। आजीवन बीमा में होता यह है दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति को जीवन काल तक जो है बीमा मिल जाता है कि जब चाहे उसकी मृत्यु हो उसके परिवार को जो है बीमा की राशि मिल जाती है। वहीं पे टर्म बीमा में एक टर्म बताया जाता है कि इतने सालों के अंदर अगर डेथ होती है तो ही जो है परिवार को बीमा की राशि दी जाती है, अगर उसके बाद होती है तो उसको जो है कोई भी राशि नहीं दी जाती। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जहाँ पे जीवन काल का जो है आपको सुरक्षा कोई चीज़ प्रोवाइड करे तो वहाँ पे जो है उसका प्रीमियम का भुगतान की राशि भी जो है वो टर्म के मुकाबले अधिक होगी। तो इसका सही जवाब है अधिक। नेक्स्ट, अपने जीवन बीमा के लिए आपके द्वारा प्रीमियम का भुगतान जितना डैश होगा, आपकी मृत्यु की स्थिति में लाभार्थी की क्षतिपूर्ति का भुगतान भी उतना ही डैश होगा। कि अगर मान लेते हैं आपका प्रीमियम भुगतान जो है ज़्यादा होगा तो उसी हिसाब से जो आपका जो इंश्योरेंस का अमाउंट है वो भी ज़्यादा होगा। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 1 अधिक अधिक, 2 कम अधिक, 3 अधिक कम, 4 तेज धीमा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो होगा अधिक अधिक, क्योंकि प्रीमियम भुगतान जितना ज़्यादा होगा उतना ही जो है क्षतिपूर्ति का भुगतान भी अधिक होगा। नेक्स्ट, जीवन बीमा उत्पाद का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, कि हम लोग जीवन बीमा क्यों लेते हैं। 1 कर में छूट मिलने के लिए, 2 सुरक्षित निवेश के अवसर के लिए, 3 व्यक्ति के उत्पादक क्षमताओं के आर्थिक मूल्य के नुकसान के संरक्षण के लिए, 4 धन संचय के लिए। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3, व्यक्ति की उत्पादक क्षमताओं के आर्थिक मूल्य के नुकसान के लिए हम लोग संरक्षण के लिए जो है जीवन बीमा लेते हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति की कल मृत्यु हो जाती है तो वो जो है आगे काम नहीं कर पाता, और आगे जब काम नहीं कर पाता तो उसको जो है कोई इनकम नहीं आती। और दोस्तों इसी लॉस को जो है कवर करने का काम जो है जीवन बीमा करती है। इसलिए इसका जो ऑप्शन 3 है वो करेक्ट आंसर है कि व्यक्ति के उत्पादक क्षमताओं के आर्थिक मूल्य के नुकसान के लिए संरक्षण के लिए हम लोग जो है जीवन बीमा कराते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे एक मियादी पॉलिसी खरीदने को सबसे अच्छी सलाह दी जाएगी। ऑप्शन है 1 एक ऐसा व्यक्ति जिसे बीमा अवधि के अंत में पैसे की ज़रूरत है, 2 एक ऐसा व्यक्ति जिसे बीमा की ज़रूरत है और उसके पास एक उच्च बजट है, 3 एक ऐसा व्यक्ति जिसे बीमा की ज़रूरत है लेकिन बजट कम है, 4 एक ऐसा व्यक्ति जिसे एक बीमा उत्पाद की ज़रूरत है जो उच्च लाभ देता हो। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ऑप्शन 3 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है एक ऐसे व्यक्ति की जो है हम जीवन बीमा को दे रहे हैं जिसका बजट बहुत कम है। और आप सभी जानते हैं कि मियादी पॉलिसी जो होती है उसका प्रीमियम जो है बहुत ही कम रहता है, बहुत ही कम राशि में जो है आपको एक बहुत बड़ा जो है जीवन बीमा मिल जाता है। इसका कारण ये रहता है कि इसके बाद में जो है जैसे मैच्योरिटी पे इस पर कोई पैसा वापस नहीं मिलता, और यही कारण है कि मियादी पॉलिसी जो है प्योर रिस्क पॉलिसी कहलाती है, कि यहाँ पे जो है इनकेस अगर किसी व्यक्ति की जो है मृत्यु होती है तो जो है जीवन बीमा की राशि दी जाएगी, अन्यथा जो है उनको कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, एंडोमेंट बीमा योजना के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है 1 इसमें केवल एक मृत्यु लाभ का घटक होता है, 2 इसमें केवल उत्तरजीविता लाभ का घटक होता है, 3 इसमें मृत्यु लाभ और उत्तरजीविता दोनों में घटक होता है, 4 यह एक मियादी योजना के समान है। दोस्तों एंडोमेंट बीमा योजना जो होती है ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी वाले टर्म को जो है पूरी तरह से सेटिस्फाई करती है, क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें अगर इनकेस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो भी पैसा मिलता है, वहीं पे अगर पॉलिसी जो है आगे चलती है और उसका पॉलिसी टर्म ख़त्म होने के बाद मैच्योरिटी का वक्त जब आता है या फिर उत्तरजीविता का जब वक्त आता है तब भी जो है वो आपको लाभ देकर जाती है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एंडोमेंट बीमा योजना का एक उदाहरण है। ऑप्शन है 1 बंधक मोचक योजना, 2 ऋण जीवन बीमा योजना, 3 मनी बैक योजना, 4 आजीवन योजना। तो दोस्तों जो मनी बैक योजना होती है वो एंडोमेंट बीमा योजना का एग्जाम्पल है, क्योंकि आप जानते हैं मनी बैक योजना में जीवित रहते हुए भी जो है मैच्योरिटी पे पैसा मिलता है, और इनकेस अगर किसी व्यक्ति की पॉलिसी टर्म में ही मृत्यु हो जाए तो भी जो है पैसा मिल जाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक गैर पारंपरिक जीवन बीमा उत्पाद है।
पारंपरिक और गैर पारंपरिक आप समझिए कि जो पारंपरिक ऐसी जीवन बीमाएं हैं जो कि शुरुआती टाइम से जो है चली आ रही हैं, बट आजकल जो है LIC हो या इंश्योरेंस हो, उसमें कुछ ऐसी गैर पारंपरिक जीवन बीमा भी आ गई हैं जो कि मार्केट से जुड़ी हुई हैं, जिससे कि आप जो है और ज़्यादा अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ऑप्शन दिया है यहाँ पे, 1 मियादी बीमा, 2 यूनिवर्सल जीवन बीमा, 3 एंडोमेंट बीमा, 4 आजीवन बीमा। तो दोस्तों इसमें जो यूनिवर्सल जीवन बीमा है वो एक गैर पारंपरिक जीवन बीमा उत्पाद है, क्योंकि ये मार्केट से जुड़ा हुआ रहता है, जिस कारण से अगर मार्केट में जो है अच्छे रिटर्न्स आते हैं तो ये जो पॉलिसी अगर आप लेते हैं तो आप जो है उससे और अच्छा जो है मुनाफा कमा सकते हैं।